हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। चलिए लगे रहिए। आज की इस कड़ी में हम जो रिवीजन की हमारी जो क्लास है, आज के इस रिवीजन की क्लास में हम जो हमारा उपसतह संयोजी यौगिक है, इस उपसतह संयोजी यौगिक में सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, संकुल यौगिकों का सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत में आपके बोर्ड एग्जाम्स में 3 सिद्धांत ऐसे हैं जो बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं तीनों में से घुमा फिरा के हर साल एक दिए जाते हैं। तो चलिए सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत है इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला जो उपसतह संयोजी यौगिकों का सिद्धांत है वो है वर्नर का सिद्धांत, वर्नर थ्योरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर हर एक साल घुमा फिरा के पूछा जाता है। अगर ये पिछले साल नहीं आया होगा तो इस साल जरूर आता है, यानी एक के बाद एक अक्सर पूछे जाते हैं। दूसरा संयोजी बंध का सिद्धांत और तीसरा जो सिद्धांत है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांत में से एक मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में आया है। अब कौन सा आया है ये तो नहीं हो सकता है, लेकिन चलिए हम तीनों को देखेंगे। तो सबसे पहला इस वीडियो में हम वर्नर का सिद्धांत क्या है इसको अच्छे से कंप्लीट जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा, देखना अभी तक नहीं तैयार हुआ होगा तो अभी ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं वर्नर का सिद्धांत होता क्या है। देखो बच्चों, अगर हम वर्नर्स की थ्योरी की बात करें तो भाई यह सिद्धांत जटिल यौगिकों को समझने के लिए अल्फ्रेड वर्नर ने 1892 में दिया था। यानी अल्फ्रेड वर्नर ने यह सिद्धांत 1892 में ये जटिल यौगिकों के बंध विन्यास तथा इनके गुणों की व्याख्या करने के लिए दिया था कि इसमें किस प्रकार का बंध बनता है और इनके किस प्रकार के गुण होते हैं। तो अब इनके कुछ बिंदु थे और इन निम्न बिंदुओं के आधार पर वर्नर थ्योरी को समझाया गया है। तो सबसे पहला इनका जो पॉइंट है इसको आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट बताया गया कि जटिल यौगिकों में जो भी धातु परमाणु होते हैं, जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है, वो दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। यानी उपसतह संयोजी यौगिक जो होते हैं इनमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है या जो हमारा धातु परमाणु होता है, ये दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। समझ में आ गए। अब ये कौन कौन से दो प्रकार की संयोजकता होती है। तो सबसे पहले प्राथमिक संयोजकता होती है। प्राथमिक संयोजकता का दूसरा नाम है आयनिक संयोजकता। भाई प्राथमिक संयोजकता को आयनिक संयोजकता कहा गया तथा जो द्वितीयक संयोजकता होती है इसे अनआयनिक संयोजकता कहा जाता है। अब ये प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता और ये आयनिक संयोजकता और अनआयनिक संयोजकता, ऐसी क्या बात है। तो एक उदाहरण द्वारा हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है PtNH3 का होल 6 और ये हमारा Cl4 है। सपोज करिए हमारे पास एक उपसतह संयोजी यौगिक है। कौन सा यौगिक है? PtNH3 का होल 6 Cl4। ये हमारा एक उपसतह संयोजी यौगिक है। कौन सा यौगिक है? उपसतह संयोजी यौगिक है। अब ये उपसतह संयोजी यौगिक जो होते हैं ये दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अब ये दो प्रकार की कौन कौन सी संयोजकता होती है। सबसे पहली संयोजकता होती है प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। देखो जो प्राथमिक संयोजकता होती है ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है, ध्यान समझ लीजिए। प्राथमिक संयोजकता ये ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है और द्वितीयक संयोजकता इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी जो बड़ा ब्रैकेट होता है इसके अंदर में आपको देखने को मिलता है। और धातु परमाणु हमारा ये है। कुल मिला के जो हमारा उपसतह संयोजी यौगिक होता है इसमें जो धातु परमाणु Pt कौन है? प्लेटिनम हमारा धातु परमाणु है। तो धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती है जबकि द्वितीयक संयोजकता अनआयनीय होती है। इसको कैसे आप कहोगे? देखो कुछ नहीं करना है, जब इसको आप जब में घोलते हैं तो हमारा PtNH3 का होल 6 ये होता है और प्लस 4Cl नेगेटिव चार्ज, तो ये 4 प्लस चार्ज बन जाता है। कुल मिला के ये जो बाहर निकला है ये हमारा आयनीय होती है, यही प्राथमिक संयोजकता होती है। और जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है ये द्वितीयक संयोजकता होती है। तो कह सकते हैं ये जो हमारा होगा ये प्राथमिक होगा, जो आयनीय होती है प्राथमिक संयोजकता है, और ये यहाँ पर जो लिखा जाएगा ये द्वितीयक संयोजकता होती है। कौन सी होती है? द्वितीयक संयोजकता। यहाँ पर ये जो आयनित हो रहा है यही हमारी प्राथमिक संयोजकता। अब चूंकि ये आयनित हो रहा है, भाई ये क्या है? आयनिक हो रहा है ना, तो ये आयनित हो रहा है तो ये आयनिक संयोजकता हो जाएगी। और ये अनायनित हो रहा है ये हमारा द्वितीयक संयोजकता होगी।
समझ में आया कि नहीं? केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता को आयनिक संयोजकता कहा जाता है क्योंकि ये आयनित हो जा रहा है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बाहर होता है, ये आराम से आयनित हो जाता है। और जो हमारा द्वितीयक संयोजकता होती है ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है। समझ में आया? पहली बात क्लियर हो गई ना? चलो दूसरी बात देख लेते हैं। इन्होंने दूसरी बात क्या कहा, देखो बच्चों, दूसरी बात इन्होंने ये जो बताया कि प्राथमिक संयोजकता केवल ऋण आयनों द्वारा ही संतुष्ट होती है। भाई इनकी जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। और एक खास बात प्राथमिक संयोजकता की ये होती है, ये धातु की जो है ऑक्सीकरण संख्या को जो है प्रदर्शित करती है। यानी धातु की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो इसी ऋण आयन द्वारा ही जो है उस प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरी बात जो इसकी प्राथमिक संयोजकता होती है इसे हम बिंदु रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नहीं समझ में आया? चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है PtNH3 का होल 6 और यहाँ पर Cl2 लिखा गया है। तो अगर इसमें हम बात करें तो भाई ये हमारा, अगर इसको देखा जाए तो इसको अगर देखेंगे तो इसको जब डिसॉल्व करेंगे तो हमारा PtNH3 का होल 6 बनेगा ये, और साथ में यहाँ पे Cl2 बनेगा। और ये जो है हमारा भाई Cl2 जो यहाँ लिखा गया है ये 2 Cl नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो जो हमारा ये प्लस चार्ज बनेगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये 2 प्लस चार्ज जो लिखा है यही Pt की ऑक्सीकरण संख्या होती है। क्या होती है? Pt की ऑक्सीकरण संख्या होती है। और यही ये जो आयनित हुआ है यही केंद्रीय धातु परमाणु की जो है ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गई? और हमेशा जो है प्राथमिक संयोजकता जो भी होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक संयोजकता जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या को जो है प्रदर्शित करता है। और ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ डॉटेड यानी बिंदु रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ये बिंदु रेखा का मामला क्या है, इसको आप ऐसे बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा Pt है और ये NH3 का होल 6 लगा है, मतलब ये NH3 जो है इस तरीके से लग जाएगा, NH3 और NH3, और साथ में भाई 6 है तो ये है एक यहाँ ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये 6 NH3 तो इससे साथ क्लियर रेखा द्वारा जुड़े रहेंगे। लेकिन अब ये Cl2 जो है ऐसे एक Cl यहाँ डॉटेड द्वारा जुड़ जाएगा, एक Cl यहाँ डॉटेड द्वारा जुड़ जाएगा। ये इसकी संरचना की भूमिका में नहीं रहता है, बस इसे बिंदु रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जो प्राथमिक संयोजकता होती है ये जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बिंदु रेखा द्वारा जो है इसे प्रदर्शित किया जाता है। और यह प्राथमिक संयोजकता जो होती है ये ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है, मतलब ऋण आयन यानी प्राथमिक संयोजकता केवल ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो है ऋण आयनों के द्वारा ही जुड़ी हुई होती है। और यह जो है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गई? यही ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। तो वही लिखा गया, प्राथमिक संयोजकता केवल ऋण आयनों द्वारा ही संतुष्ट होती है तथा यह धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है, इसे बिंदु रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आया नहीं? लेकिन दूसरी बात क्लियर हो गई होगी। भाई पहली बात हमने कहा कि जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है या हमारा उपसहसंयोजी में केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता को आयनीय संयोजकता तथा द्वितीयक संयोजकता को अनायनीय संयोजकता कहते हैं। अब इसी दो बातों को, एक बात को फिर से लेके चलना है, फिर बताना है अगले पॉइंट में कि प्राथमिक संयोजकता सिर्फ और सिर्फ ऋण आयनों द्वारा ही संतुलित होती है और यह केंद्रीय धातु परमाणु की जो है ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो है बिंदु रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आ गया ना? दूसरी बात समझ में आई। अब तीसरी बात में हम आपको बताएंगे। देखो तीसरी बात की अगर हम बात करें तो द्वितीयक संयोजकता लिगेंडों द्वारा पूर्ण होती है। भाई प्राथमिक संयोजकता जो होती है ऋण आयनों द्वारा पूर्ण होती है, तो द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो लिगेंडों द्वारा पूर्ण होती है तथा धातु की समन्वय संख्या को प्रदर्शित करता है। भाई जितना हमारा लिगेंड होता है उसकी जो संख्या होती है वही धातु की समन्वय संख्या कहलाती है। इसे गहरी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बात इसकी खासियत और है कि जो हमारी द्वितीयक संयोजकता होती है उसे गहरी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपको हमने एक एग्जांपल बताया कि मान लीजिए हमारा Pt है और ये हमारा NH3 का होल 6 है, तो एक NH3 यहाँ लगेगा, एक NH3 यहाँ लग जाएगा और एक NH3 इधर रहेगा और एक NH3 यहाँ लगा होगा और साथ में एक NH3 इधर लगा रहेगा और एक NH3 इधर लगा रहेगा।
ये सब जो है भाई केंद्रीय धात परमाणु के साथ एक गहरी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे जो है भाई केंद्रीय धात यानी उपसहसंयोजी यौगिक की जो केंद्रीय धात परमाणु होता है इसकी जो है द्वितीयक संयोजकताएं होती है। और द्वितीयक संयोजकता जो होती है यही धात की समन्वय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? यहाँ पर ये जो हमारा Cl लगा है ये जो है हमारा प्राथमिक संयोजकता होगी। एग्जाम्पल हमने जो आपको दिया है PtNH3 का होल शेप और यहाँ पर Cl2 लिखा गया है। तो ये है, ये जो है प्राथमिक संयोजकता है। ये तो आपको अच्छे से पता है, इसको एक एक पॉइंट को बार बार देखते रहिए। और ये जो आपकी है ये द्वितीयक संयोजकता है। कौन सी है? द्वितीयक संयोजकता है। तो द्वितीयक संयोजकता जो होती है ये धात की समन्वय संख्या कहलाती है जो, और ये लिगेंडो द्वारा जो है पूर्ण होता है। देखो भाई ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर ये केंद्रीय धात परमाणु होता है सबसे पहले जो लिखा होता है। इसके बाद जितने भी लिखे होते हैं ब्रैकेट के अंदर वो सब जो है लिगेंड होते हैं। तो जो धात की जो द्वितीय संयोजकता होती है वो लिगेंडो द्वारा पूर्ण होती है। किसके द्वारा पूर्ण होती है? लिगेंडो द्वारा पूर्ण होती है तथा धात की समन्वय संख्या को प्रदर्शित करता है। यानी धात की जो समन्वय संख्या होती है भाई लिगेंडो की जो संख्या होती है वही समन्वय संख्या होती है। तो समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है और इसे गहरी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको याद रहे तो ये जो द्वितीयक संयोजकता होती है ये केंद्रीय धात परमाणु की यानी उपसहसंयोजी यौगिकों की संरचना को जो है व्यक्त करता है। यानी यही संरचना का निर्माण करते। समझ में आया नहीं? उपसहसंयोजी यौगिकों की संरचना निर्धारित होती है ये द्वितीय संयोजकता के कारण ही निर्धारित होती है। तो ये तीसरी बात समझ में आ गई होगी। चलो अब चौथी बात देख लेते हैं। देखो अगर इनकी चौथी बात की हम बात करें तो चौथा पॉइंट ये बताया गया है कि जब उपसहसंयोजी यौगिक को जल में घुला जाता है, ये जो हमारा उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं अगर इनको हम जल में घोलते हैं तो जितनी प्राथमिक संयोजकता होती है वो वियोजित हो जाती है, यानी जल में जो है घुल जाते हैं और ऋण आयन में जो है टूट जाते हैं। जबकि जो इनकी द्वितीय संयोजकता होती है वो अनआयनित रहते हैं, यानी वो जो है वियोजित नहीं होते। बस यही बात बताया गया है। आप ऐसा कह सकते हैं जैसे मान लीजिए वही एग्जाम्पल जो आप जानते हो PtNH3 का होल 6 ये और साथ में ये Cl2 है, ये हमारा उपसहसंयोजी यौगिक है। जब भी आप उपसहसंयोजी यौगिक को जल में आप घोलोगे तो ये इसमें जो प्राथमिक संयोजकता होगी वही केवल आयनित होती है। और देखिए ये आपका टूट जाएगा PtNH3 का होल 6 यहाँ आ जाएगा और प्लस 2Cl नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर 2 प्लस चार्ज बन जाएगा। तो ये जो आयनित हुआ है ये जो है प्राथमिक संयोजकता है इसकी है, ये प्राथमिक संयोजकता होती है। और जो ये आपका अनआयनित है यानी यहाँ पर लगा हुआ है इसके साथ, ये जो है द्वितीयक संयोजकता होती है। कौन सी संयोजकता? द्वितीयक संयोजकता होती है। इतनी बात समझ में आई नहीं? आप अगला पॉइंट क्या बताओगे भाई? चौथा पॉइंट आप यही बताओगे कि जब उपसहसंयोजी यौगिक को जल में घुला जाता है यानी जल में आप विदान करते हैं तो प्राथमिक संयोजकता से लगे ऋण आयन आयनित हो जाते हैं। यानी जो प्राथमिक संयोजकता भाई प्राथमिक संयोजकता ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है, ये तो हमने अगली बात में बताया ही है। तो जो ऋण आयनों द्वारा होते हैं वो जो है आयनित हो जाते हैं। वही कहा गया है कि प्राथमिक संयोजकता से लगे ऋण आयन आयनित हो जाते हैं जबकि द्वितीय संयोजकता अनआयनित रहते हैं, मतलब द्वितीय संयोजकता आयनित नहीं होते। आप देख रहे हैं हमारा उपसहसंयोजी यौगिक है, यहाँ पर एक प्राथमिक संयोजकता ऋण आयन जो होता है आयनित हो जाता है, जबकि द्वितीय संयोजकता इसी के साथ ये जो लिगेंड होते हैं, जितने लिगेंड होते हैं ये सब द्वितीय संयोजकता वाले होते हैं। तो ये इन्हीं के साथ जो है लगे हुए होते हैं। समझ में आ गया ना? ये चौथी बात भी समझ में आ गई। एक बात और है उसको भी समझ लेते हैं। देखो बच्चों पांचवी बात जो इन्होंने बताया है कि पांचवी बात में जो प्राथमिक संयोजकता होती है आदैशिक होती है। भाई जो आप प्राथमिक संयोजकता की बात कर रहे हो जो ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है इनकी कोई दिशा नहीं होती, इसे हम आदैशिक मतलब नॉन डायरेक्शनल कहा जाता है। आदैशिक यानी बिना दिशा की होती है, चाहे जिधर लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो आदैशिक होती है तथा द्वितीय संयोजकताएं दैशिक होती है, यानी जो दूसरे द्वितीय संयोजकता होती है सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये जो है दिशात्मक होती है। यानी एक फिक्स दिशा में जितना होगा उनका एक फिक्स डायरेक्शनल होता है और सही दिशा में वो लगाए लिखे जाते हैं। तो ये इनकी लास्ट पांचवी बात हो गई कि ये जो हमारा प्राथमिक संयोजकता होती है ये जो है नॉन डायरेक्शनल होती है, आदैशिक होती है, जबकि जो द्वितीय संयोजकता होती है वो जो है दैशिक होती है, मतलब डायरेक्शनल होती है, दिशात्मक होती है। और एक बात ध्यान रखना, ये जो द्वितीय संयोजकता होती है ये उपसहसंयोजी यौगिकों की जो है ज्यामितीय संरचना का निर्धारण करते हैं। समझ में आया नहीं? इनकी जो संरचना होती है ज्यामितीय संरचना होती है ये द्वितीय संयोजकता द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आया कि नहीं?
नहीं समझ में आया? चलो इसको संरचना बना के दिखा देते हैं। भाई ये हमारा वही एग्जाम्पल है जो आप जानते हो, पीटी, और फिर इधर हम NH3 बार बार लगा रहे हैं, तो इसको तो आप लगा ही ले जाओगे। ये NH3 हो जाएगा, ये भी NH3 है, ये भी NH3 है, एक NH3 यहाँ लग जाएगा, एक NH3 यहाँ लग जाएगा, और ये सब के सब जो है उपसह संयोजी बंध द्वारा जो है जुड़ते हैं। तो आप देख रहे हैं, और यहीं पर आप एक Cl लगा दीजिए, एक Cl इधर लगा दीजिए, कहीं भी लगा सकते हैं। भाई 2 Cl हमारा जो उपसह संयोजी यौगिक है, हमारा ये उपसह संयोजिक है PT NH3 का होल 6 और ये Cl2, ये हमारा उपसह संयोजी यौगिक है। इसमें ये जो प्राथमिक संयोजकता है, इसको आप कहीं भी दोनों को लगा सकते हैं, जबकि ये जो द्वितीयक संयोजकता है, इनकी डायरेक्शन फिक्स होता है। ये इस तरीके से चारों एक कार्नर पे रहेंगे और 2 एक ऊपर और एक नीचे जो है लगे हुए होते हैं। तो ये जो है उपसह संयोजी यौगिकों की ज्यामितीय संरचना का निर्धारण करते हैं। समझ में आ गई? ये उपसह संयोजी यौगिकों की ज्यामितीय संरचना का निर्धारण करते हैं। तो ये 5 बातें हैं जो बर्नर के सिद्धांत में बताया गया। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो 5 बातों को फिर सुन लेते हैं। सबसे पहली बात ये बताया गया कि जो हमारा उपसह संयोजी यौगिक होता है, ये 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। कितने प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है? 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। एक प्राथमिक संयोजकता, जिसे हम आयनीय संयोजकता कहा जाता है, और दूसरा होता है द्वितीयक संयोजकता, जिसे अनायनीय संयोजकता। समझ में आ गया? पहली बात क्लियर हो गई। सेकंड वाली बात ये बताया गया कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है, ये ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। किसके द्वारा संतुष्ट होती है? ऋण आयनों द्वारा। ये जो किनारे लगा होता है, ये ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होता है, और यह जो है केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है, और इसे हम बिंदु रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्राथमिक संयोजकता को जो है बिंदु रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात में यह कहा गया कि जो हमारी द्वितीयक संयोजकता होती है, यह जो है लिगेंडो द्वारा पूर्ण होती है, यानी इसे लिगेंडो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी जितने लिगेंड होते हैं, जितनी इनकी संख्या होती है, वही जो है केंद्रीय धातु परमाणु की द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित किया जाता है। मतलब यानी ये जो है धातु की समन्वय संख्या को प्रदर्शित करते हैं। भाई जो हमारा लिगेंड होता है, इनकी जो संख्या होती है, यही धातु की समन्वय संख्या होती है। समझ में आ गई? तो द्वितीयक संयोजकता जो होती है लिगेंडो द्वारा पूर्ण होती है, और यह धातु की समन्वय संख्या को प्रदर्शित करता है, और इसे हम एक गहरी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आप देख रहे हैं ये चारों तरफ जो रेखाएं बनाई गई हैं, ये गहरी रेखा द्वारा जो है धातु की द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित किया जाता है। तीसरी बात क्लियर हो गई। चौथी बात यह कहा गया कि उपसह संयोजी यौगिकों को जब जल में घोला जाता है, किसमें घोलते हो? जल में घोलते हैं, तो प्राथमिक संयोजकता आयनित हो जाती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होती है अनायनित रहती है। बस यही बताना है और कुछ नहीं करना है कि जब उपसह संयोजी यौगिक को जल में घोला जाता है, तो प्राथमिक संयोजकताएं आयनित हो जाती हैं, यानी ऋण आयनों में आयनित हो जाती हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता अनायनित रहती है। भाई सीधी सी बात है, इस कॉम्प्लेक्स को जल में आप घोलोगे, तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये तुरंत जो है Pt और NH3 का होल 6, ये जो है 2+ चार्ज में, और ये 2 Cl नेगेटिव चार्ज में टूट जाता है। तो जो प्राथमिक संयोजकता होती है, यह आयनित हो जाती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता अनायनित रहती है। समझ में आ गया? चौथी बात। पांचवी बात यह बताया गया है कि प्राथमिक संयोजकताएं जो होती है आदेशिक होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। आप देख रहे हैं ये प्राथमिक संयोजकता चाहे जहां लगा दो, कोई जरूरी नहीं है ऐसे यहीं लगा, ऊपर भी लगा सकते हो, तो कहीं भी आप लगा सकते हो। प्राथमिक संयोजकता नॉन डायरेक्शनल होती है, आदेशिक होती है, जबकि जो द्वितीयक संयोजकता होती है, ये दिशात्मक होती है, यानी डायरेक्शनल होती है। और ये द्वितीयक संयोजकता जो है उपसह संयोजी यौगिकों की ज्यामिति का निर्धारण करते हैं, यानी किस तरीके से इनकी संरचना होगी, यह द्वितीयक संयोजकता पर ही निर्भर करता है। समझ में आया नहीं? ये बर्नर की 5 बातें हैं, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते। अब कभी-कभी बर्नर के सिद्धांत के साथ साथ इनके सीमाएं भी पूछ लिया जाता है, तो चलिए हम आपको सीमाएं ऐसे ही बता देते हैं। पहली सीमा यह है, सबसे पहली बात इनकी यही है, इनकी सीमाओं में, कि संकर यौगिक यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ ही यौगिक को बनाते, सब काहे नहीं बनाते भैया।
भाई सब यौगिक बनाना चाहिए ना। तो सबसे पहली कमी इनकी यही हो गई कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स यौगिक होता है ये कुछ ही यौगिक क्यों बनाते हैं। पहली कमी ये हो गई, पहली बात याद हो गई ने कि संकर यौगिक कुछ ही यौगिक क्यों बनाते हैं, क्यों लगा दिया गया है, तो इसका भी जवाब कोई नहीं है। और दूसरी इनकी सीमाएं देख लो कि ये जो द्वितीयक संयोजकता आप बता रहे हो इसकी ज्यामिति निर्धारित कर रही है, यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये इसकी ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। तो काहे को करते हैं, द्वितीयक वाले ही काहे को करते हैं भाई, इसका निर्धारण क्यों कैसे करते हैं, यानी जो द्वितीयक संयोजकता होती है इसकी ज्यामिति का निर्धारण कैसे करते हैं, इसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये दूसरी कमी हो गई। बर्नर का सिद्धांत है ये जो है चुंबकीय तथा प्रकाशिक गुणों की व्याख्या नहीं करता, यानी जो उपसंयोजी यौगिक होते हैं इनके चुंबकीय तथा प्रकाशिक गुणों के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। तो ये इनके सीमाएं हैं, इनके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।